हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग। तो यह देखना आपको बहुत जरूरी है कि क्या पैरामीटर्स हैं। कि वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस काउंटर है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब कि आप कोई भी परचेज करने के लिए प्राइस को पे करना है और वो चीज से आपको कितना बेनिफिट मिलता है वो उसका वैल्यू। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी स्टॉक से आपको कितना वैल्यू मिल सकता है, उसके लिए आपको कितना प्राइस पे करना है, तो वो हो गया कंपनी का वैल्यूएशन। तो जब भी आप मनी काउंटर की साइट पर कोई भी कंपनी ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर देखने को मिलते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, प्राइस टू अर्निंग, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू। तो ये सारे पैरामीटर जो हैं वो कंपनी का वैल्यूएशन दिखाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहला है मार्केट कैप का मतलब है कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। तो यहाँ पर हम रिलायंस के केस की बात कर लें तो मार्केट कैप है 14 लाख करोड़ का। अगर आपको पूरी मार्केट खरीदनी हो तो आपके पास 14 लाख करोड़ रुपीस होने चाहिए। यह हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो कंपनी का पर शेयर वैल्यूएशन निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कैप जो है वो स्टॉक प्राइस के हिसाब से रेडी होता रहता है। दूसरा पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस का मतलब है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ्स में कितना नेट प्रॉफिट किया है पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन बनेगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट 42 रुपीज पर शेयर है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है वो प्रॉफिट में से कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि रिलायंस के केस में यहाँ देख सकते हैं कि 42 रुपीज का अर्निंग हुआ है विलिंग 12 मंथ्स में। तो 42 रुपीज में से कुछ रुपए डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो है कि 0.3% है। जो 0.3% है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, मतलब कि ये वैल्यू भी मार्केट प्राइस के हिसाब से वेरी होता रहता है। तो 0.3 का मतलब हुआ कि यहाँ पर कंपनी ने 7 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बेसिकली ये डिविडेंड निकल के आया 0.3%। दूसरा होता है डिविडेंड परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जो है वो 65% यहाँ पर 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो कंपनी का टोटल डिविडेंड जो होगा वो 6.5 होगा। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया था 7 रुपए का, तो उसका एग्जिटिंग वैल्यू 6.5% बनकर आता है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन कंपनी के कैलकुलेशन से नहीं है। कुछ कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो कम होगा, कुछ 10 होगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, बाकी कहीं पर भी नहीं होता। मान लीजिए कि रिलायंस को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो अगर हम 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर दें तो प्राइस कैरी होता है, इसीलिए ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो फेस वैल्यू है इसमें हिसाब पर डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस ने डिसाइड किया कि 100% डिविडेंड है तो इसका मतलब है कि अगर उसका फेस वैल्यू 10 है तो उसका 100% मतलब कि 10 रुपए का डिविडेंड पर शेयर मिलेगा। तो जब भी आप न्यूज में देखते हैं XYZ की कंपनी ने 400% डिविडेंड दिया है तो उसका मतलब होता है कि अगर उसका फेस वैल्यू 10 है तो वो कंपनी पर शेयर 40 रुपए का डिविडेंड आपको देगी। वैल्यूएशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो काफी लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं। इनडायरेक्टली ये वैल्यूएशन का ही एक पार्ट है। इसमें कंपनी टू कंपनी रेशियो वेरी होता रहता है। इसका नाम है प्राइस टू अर्न रेशियो, मतलब कि 1 रुपए तक कमाने के लिए कंपनी को कितना प्राइस पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक में 10% के हिसाब से FD करवाती है तो उसका 10 रुपए का मुनाफा होगा। उसके लिए आपको 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपको PE रेशियो बनकर आया 10 का। यह रेशियो जितना आपके लिए कम होगा उतना अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं आपको 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर 10 रुपए कमाना चाहते हैं तो 100 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। जनरली कोई भी कंपनी का PE रेशियो देखेंगे 20 से ज्यादा ही होगा। जनरली कुछ कंपनी का PE रेशियो कुछ 200 के आसपास देखने को भी होता है। तो ऐसा क्यों?
जो बैंक में एफडी करवाते हैं 10% 20% के हिसाब से, तो वहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। पर जब आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमें 20 का पीई, 100 का पीई या फिर 200 का पीई भी पे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये कंपनी वर्थ होती है, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। तो तब हम बैंक में एफडी करवाते हैं, तो वहां पर ग्रोथ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। बैंक के अंदर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो उसमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए रहेंगे, उसमें ऊपर इंटरेस्ट आपका ऐड होता रहता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में अगर आपने 1 लाख रुपए का कंपनी का शेयर खरीदा है, उसके लिए आपने 20 का पीई बेच दिया है, तो कंपनी हर साल 15 या 20% से ग्रोथ कर रही है। उसका जो करंट अर्निंग है उसके अंदर भी उसका इजाफा होगा, तो उसका जो रिटर्न है वो हर साल बढ़ता रहेगा। इसीलिए जो कंपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से पीई डिमांड करती है, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि एक दुकान है जो हर साल 10 लाख रुपए कमा कर देती है, तो वो 20 का पीई डिमांड करेगी। इसका मतलब है कि दुकानदार अगर किसी व्यक्ति को अपना दुकान बेचना चाहता है तो अपने 20 के पीई के हिसाब से 2 करोड़ रुपए में दुकान बेच रहा है, तो खरीदार जो है वो बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूं, तो उससे अच्छा है कि मैं उस पैसे को बैंक के अंदर डाल दूं, तो वहां से मुझे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वही दुकानदार बोले कि मेरी जो दुकान है उसका सेल्स का ग्रोथ है 20%, मतलब इस साल आपको 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है, नेक्स्ट ईयर इसका सेल्स जो है 20% बढ़ जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट ईयर आपको 12 लाख रुपए का फायदा होगा और उसके नेक्स्ट ईयर आपको 15 लाख रुपए का मुनाफा होगा। इसी हिसाब से अगर आप देखें कि जो पेबैक पीरियड था वो 20 ईयर का था, मतलब कि 20 ईयर के अंदर उसके जो पैसे हैं उसका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस मिलने वाला था, उसको शायद ग्रोथ के हिसाब से 7 या 8 साल में मिल जाएंगे। आपका पेबैक पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, तो 10% के हिसाब से आप गिनेंगे तो पेबैक पीरियड आपका बनेगा 10 साल, और ग्रोथ के हिसाब से आप इसका पेबैक पीरियड गिनेंगे तो उसका पेबैक पीरियड मान लीजिए 7 या 8 ईयर का बनता है। तो आपका ये जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो एफडी से बेटर इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका बुक वैल्यू, का मतलब है कि कंपनी का टोटल असेट कितना है। अगर कंपनी कल को उठ भी जाए या फिर बंद भी हो जाए, उसका जो असेट है वो बेच के कितने रुपए शेयर होल्डर को मिल सकते हैं, तो वो है बुक वैल्यू। तो मान लीजिए रिलायंस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है 14 लाख करोड़। अगर वो कंपनी उठ भी जाती है तब रिलायंस के केस में देखें पर रिलायंस का बुक रेशियो है 3.2, मतलब कि ये जो प्राइस है वो अपनी बुक वैल्यू से 3 टाइम ज्यादा है। अगर हम उसका डिवाइड बाय 3 करें तो लगभग 700 के पास आएगा। तो अगर कल को रिलायंस कंपनी बंद भी हो जाती है तो उसके पास 700 करोड़ के असेट हैं, तो वो असेट को बेच के अपने शेयर होल्डर को 700 करोड़ रुपए पे कर सकती है। तो ये है बुक वैल्यू, और ये जो बुक वैल्यू है वो पर शेयर के हिसाब से होता है। अगर उसको इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दें तो टोटल असेट हो जाएगा। बुक वैल्यू का कैलकुलेशन शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब कि शेयर होल्डर के पास जितना भी पैसा है या फिर असेट है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से, और शेयर होल्डर इक्विटी में आता है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, मतलब कि कंपनी के पास जितने भी असेट हैं उसमें से कंपनी ने जितना भी कर्जा लिया है उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल कर आएगा शेयर होल्डर इक्विटी। बुक वैल्यू के ऊपर से ही निकल के आता है प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब कि कोई भी कंपनी का अपने असेट के हिसाब से कितना वैल्यूएशन है वो है पीवी रेशियो। जनरली कोई भी लोकल दुकानदार की बात करते हैं तो कोई भी लोकल दुकान जो दूसरे व्यापारी को बेचता है वो जनरली पीवी देख के बेचते हैं कि कितनी असेट होगी, उतने पैसे उसको दे दिए और वो जो दुकान है उसका हैंडओवर कर दी। तो वहां पर ग्रोथ और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करते कि उसका कस्टमर बेस कितना है और दुकान का गुडविल कितना है, तो ये सब कैलकुलेट नहीं करते। तो इसलिए वहां पर जनरली के पीवी रेशियो पर ही ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन शेयर मार्केट में जो अच्छी कंपनी है जिसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है तो जनरली उसका पीवी रेशियो हमेशा ज्यादा ही होता है। तो हमने रिलायंस के केस में हमने देखा कि पीवी रेशियो 3.2 था, तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है या कम है। तो जब कंपनी 800 या 900 पर ट्रेड कर रही थी तब कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 1.2 पीवी पर ही था। तो जब कंपनी लेने लायक थी, क्योंकि बड़ी कंपनी हमेशा ग्रोथ तो करेंगी और ग्रोथ की जहां पर पॉसिबिलिटी होती है और उसका प्राइस टू बुक रेशियो 1 के नजदीक होता है तो उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है आरओसीई। आरओसीई का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कंपनी ने जो पूरा कैपिटल लगाया है वो कैपिटल पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है।
यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, वो पर्सनल प्रॉफिट इन टोटल कैपिटल। अब यहाँ पे टोटल कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर ने जो पैसा डाला है वो पैसा प्लस जो पैसा कर्जे के तौर पर बैंकों से लिया गया है वो पैसा। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक मॉल चालू किया है, वो मॉल को चालू करने के लिए आपने 50 लाख रुपए लगाए और बाकी के 50 लाख रुपए आपने बैंक से उधार लिए, तो यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल हो गया 1 करोड़ रुपए। तो आप 1 करोड़ रुपए से जो बिजनेस कर रहे हैं तो एक साल के अंदर मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए का सेल्स कमाया, अब वो 2 करोड़ रुपए में से आपका 20% मार्जिन हो गया, तो आपका जो टोटल रिटर्न है वो बन गया 40 लाख रुपए। ओके, तो 40 लाख रुपए का मतलब है कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से 40 लाख रुपए का आपने रिटर्न बनाकर दिया। और अब जो रिटर्न है उसके ऊपर हमने जो 50 लाख से ऊपर जो ब्याज लगेगा उसको कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि जो 50 लाख रुपए हैं वो हमने बैंक से उधार लिए हैं। तो प्लस आपका जो अर्निंग है तो उसका आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, वो टैक्स भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया है। यहाँ पे कंपनी का ROCE निकल कर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो ROCE निकल के आएगा 40%। तो कोई भी कंपनी का ROCE 25% से ज्यादा होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से ऑपरेट हो रही है, काफी कम कॉस्ट में काफी ज्यादा पैसा बनाकर दे रही है। तो उस केस में ऐसा होगा कि जिसका ROCE ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि शेयर होल्डर का जो मनी है वो काफी जल्दी ग्रो करेगा। इसीलिए जिसका ROCE ज्यादा होता है तो उस कंपनी का वैल्यूएशन भी ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि जो कंपनी का ROCE बहुत ज्यादा है वो कंपनी का PE रेशियो भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ROCE है 117%, मतलब कि कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है वो कैपिटल को दोगुना कर देते हैं हर साल। तो इस कंपनी का PE आप देखेंगे तो वो 68 का है। और नेशनल इंडिया की मैं बात करूं तो नेशनल इंडिया का ROCE है 143%, मतलब कि कंपनी का जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको वो 2.5 गुना कर देती है। तो उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो 77 है। और इसके कंपैरिजन में हम दूसरी कंपनी देखें कि जिसको बहुत ही ज्यादा असेट की जरूरत है, मतलब बहुत ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो इतना ज्यादा पैसा बना के नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, हम रिलायंस का ROCE देखें तो वो 10% 7 का है, मतलब कि इसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न ही बनाकर देती है। उसके कंपैरिजन में हम PE देखेंगे तो ओनली 35 का है। तो ये दोनों पैरामीटर को हम ध्यान में रखेंगे। एक बार हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स को कैलकुलेट करना नहीं है, उसके पहले जो भी अर्निंग हुआ है उसके ऊपर ये कैलकुलेशन करना है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आपको बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट में देखना है कि शेयर होल्डर का फंड कितना है प्लस बोरिंग कितना है, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी कैलकुलेशन में नहीं लेनी है। तो अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।